हमारा टॉपिक चल रहा था पाचन तंत्र, और पाचन तंत्र के बाद में बात कर रहे हैं हम दांत के। इसके दांत की मैंने बात की। दांत जो होते हैं वो कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं और दांतों के ऊपर एक परत पाई जाती है जिसको सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करने का कार्य करती है। कठोर परत होती है और किसकी बनी होती है? एनेमल की। किसके? आपसे क्वेश्चन आता है कि शरीर के अंदर सबसे कठोर भाग किसका होता है? एनेमल का होता है। इसके बाद में हमने बात की दांत के ऊपर, और दांतों के अंदर जब एनेमल की परत जब छींड़ हो जाती है तो दांत पीले पड़ जाते हैं। क्या पड़ते हैं? पीले। जब पीले पड़ते हैं दांत तो पीला किसके द्वारा? डेंटिन के द्वारा। किसके द्वारा? डेंटिन के द्वारा। जब हमारे शरीर के अंदर जो एनेमल की जो परत है जब वो ज़्यादा छींड़ हो जाती है तो हमारे दांतों में पारिया रोग हो जाता है। कौन सा? पारिया। मसूड़ों में खून आती है, दांत टूटने लग जाते हैं, क्षय हो जाते हैं दांतों का। उसके बाद में बात की दांत जो होते हैं जिन्हें हम विषम दंती भी कहते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। द्वैवार दंती कहते हैं, गर्त दंती कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्त दंती। दांतों के अंदर देखा जाए तो दांत के अध्ययन को ओडेंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओडेंटोलॉजी। दांत की मैं बात कर रहा हूं। दांत कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4। कौन कौन से? ICM, PM, मोदी, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसको बोलते हैं अग्र चबरडक। इसको बोलते हैं चबरडक। कितने प्रकार के भाई? 4 प्रकार के। कौन कौन से? आपको और कुछ याद नहीं है तो ये याद कर लेना, ICM, PM, मोदी। मतलब है दांत के बारे में जानकारी से पहले हम दंत सूत्र की बात कर लेते हैं कि दंत सूत्र, और हमारा जो दंत सूत्र होता है वो क्या होता है तो ध्यान देना प्लीज। ऊपरी जबड़ों के दांतों की संख्या प्लस निचले जबड़ों के दांतों के संख्या दोनों में इनटू क्या होगा भाई? 2। क्या होगा? 2। दंत सूत्र यदि आपसे पूछा जाए तो दंत सूत्र होता है ऊपरी जबड़े के दांतों की संख्या प्लस निचले जबड़े दांतों की संख्या इनटू 2। यदि आपसे पूछा जाए कि वयस्कों का दंत सूत्र क्या होता है? वयस्कों का दंत सूत्र, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वयस्कों का दंत सूत्र कितना होता है, तो ध्यान देना प्लीज। इनका सूत्र होता है 21-23। कितना होता है भाई? वयस्क। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं इनके अंदर 21-23 की। 21-23, ठीक है ना? कितने हुए भाई? 21 और 23। इसके नीचे भी रख दो 21-23। हमको पता है कि वयस्कों के दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती कि नहीं होती? इसको जोड़ो, कितना हुआ? 4। इंटू करो 2। कितने हुए भाई? दंत सूत्र जो लगाया हमने, समझ में किस किस की नहीं आया बताओ? दंत सूत्र क्या बोल रहा है? ऊपरी जबड़े के दांतों की संख्या। ऊपरी जबड़े कितने? 2 प्लस निचले जबड़े दांतों की संख्या 2। 2 और 2 कितने हुए? 4। 4 इंटू 2 बराबर है 8। इसको जोड़ो, 1 और 1 है 2, और 2 इंटू 2 बराबर कितने हुए भाई? 4। यदि आपसे पूछा जाए कि रंध्रक दांतों की संख्या कितनी होगी? 4। कर्तनक दांतों की संख्या कितनी होगी? 8। आ रहा समझ में? इसकी हम बात करें, इसमें कितने हुए? 4, और 4 इंटू 2 बराबर है 8। आ रहा समझ में? 8। ये कितना है? 6। 6 इंटू 2 बराबर कितने हुए भाई? 12। और कुल टोटल दांतों की संख्या कितनी हुई? 32। कितनी हुई? आया कि नहीं आया समझ में? आ गया? नहीं आया दोबारा समझ ले। क्वेश्चन आएगा 100% बता रहा हूँ तुमको। और राजस्थान पुलिस में एग्जाम में तो लगा लेना, इंपॉर्टेंट है। मैं लिखा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट लिखा रहा हूँ। 1 नंबर का क्वेश्चन
2 नंबर का क्वेश्चन डाइजेशन सिस्टम से पूछेगा ये, और डाइजेशन सिस्टम को मैं डीपली लेके जाऊंगा पूरा ही। देखो दांत 4 प्रकार के होते हैं। देखो एक बार, दांत 4 प्रकार के होते हैं, या फिर इसको उतार लो पहले एक बार। सरकारी नौकरी पाने के लिए तपना पड़ता है भाई, मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। अब तो कूलर में बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल भाई, एक चीज बताऊँ, कहते हैं ना गांव में एक बोलते हैं ना कि सिर का पसीना जब तक एड़ी तक नहीं आए, चुटिया का पसीना जब तक आनंद नहीं आता। अभी आप भटके हुए हैं, अभी आप पढ़ते नहीं हैं। मैं चेहरा देख के बता दूँ कौन कौन पढ़ रहा है। अब इनका टाइम टेबल नहीं है तुम्हारा, कितने घंटे पढ़ते हैं कितने घंटे नहीं पढ़ते। आप अपने एग्जाम के प्रति जागरूक नहीं है भाई। अभी कितने घंटे पढ़ता है? अभी एग्जाम की डेट तो नहीं आई है आपकी, 18 जून है, तो प्रॉपर ढंग से 8 घंटे तो आप मान ही लो। 8 घंटे कोचिंग के बाद में 8 घंटे, और 8 घंटे में टाइम टेबल होना चाहिए कि 1 घंटे साइंस पढ़नी है, 1 घंटे राजस्थान जी के पढ़नी है, 1 घंटे राजस्थान जी के हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, अलग अलग कंप्यूटर पढ़ना है। तो एक टाइम टेबल होना चाहिए प्रॉपर ढंग से। और मोबाइलों को छोड़ दो थोड़े दिन के लिए, क्योंकि मोबाइलों से ज़्यादा लगाव होता है लोगों को। 4 घंटे मोबाइल में निकाल देते, पढ़ाई में नहीं निकालते। और बैठना प्रारंभ करो एक सीट पर सही ढंग से। APJ अब्दुल कलाम ने एक बात बोली थी कि व्यक्ति की सोच ऊंची होनी चाहिए, पैर धरती पर होने चाहिए। मेरा टारगेट होना चाहिए कि मुझे IAS बनना है, क्योंकि जुनून पैदा होना चाहिए हमारे अंदर। क्योंकि हमें जिस परिवार से बिलोंग करते हैं वो परिवार मध्यम वर्ग से बिलोंग करता है। हम गरीब स्थिति के लोग हैं। हमारे माँ बाप जो पैसा खर्च करते हैं ना, वो किसान हैं। पूरे दिन दोपहर के अंदर जो मेहनत करते हैं, उसके बाद हमारे पास पैसा आता है। जिंदगी में यदि कुछ बताऊँ माँ बापों के लिए करना है ना, तो एक काम करो, सरकारी जॉब लग जाओ। अगर वो 10 साल जीने की सोच रहे ना, तो 20 साल जिएंगे। और माँ बाप की अगर खुशी जो होती है ना, 2 व्यक्ति खुश होते हैं ज़िंदगी में जब बच्चा तरक्की करता है, एक तो माँ बाप और एक उनका टीचर। और आपको पता है राजस्थान सरकार के अंदर जितनी भी वैकेंसी हुई, 8 वैकेंसी मैंने देखी है अभी, और 8 वैकेंसी में जो फर्जीवाड़ा हुआ है, बच्चे रो रहे हैं खून के आंसू। क्योंकि बच्चे ने, गरीब परिवेश से रहने वाले बच्चे मेहनत करके, बेलदारी करके, लोग गरीब स्थिति से कर्जा लेकर यहाँ पर पढ़े हैं। एक तो कोरोना की मार, सब बच्चों ने फीस जमा करा दी और भाग गए भीड़ों में। मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं 400 और 500 का बैच पढ़ाता हूँ, 300 का बैच पढ़ाता हूँ, पता ही नहीं चलता बच्चा पीछे बैठा है, समझ में आया नहीं आया, हमको मतलब नहीं है। टारगेट करा, कंप्लीट करा, चले जाते हैं। पर हम छोटी कोचिंग में क्यों पढ़ाते हैं, इसके पीछे एक रीज़न है। तो गोपालपुरम हमारे को नाम करना है। आपके 10 बच्चे मैंने पढ़ाए, 10 होंगे थे, 8 बच्चे भी सिलेक्शन हो गए ना, उनके सामने खड़ा हूँ मैं, और मैं बोलता हूँ स्टाम्प पर लिख के उनसे। जनता बोलती है गारंटी के साथ में सिलेक्शन दिला दूँ। आपकी क्या औकात है जो गारंटी के साथ में सिलेक्शन दिला दें? जब तक बच्चा खुद एक्टिव नहीं है उस सिलेक्शन के लिए, वो मेहनत नहीं करेगा प्रॉपर ढंग से, संघर्ष नहीं करेगा, जब तक सफलता नहीं मिल सकती। तो भाई यही है कि हमको पता है, हम उन रास्तों से गुजरे हैं। कोरोना की मार ने बच्चों के पढ़ाई की बात की जाए ना, बच्चों सपने देखते कि मुझे पढ़ना है बाहर, वो ख़त्म हो गए। लोगों के रोज़गार ख़त्म हो गए, बहुतों के परिवार टूट गए। अभी रीट का एग्ज़ाम हुआ था, क्या हुआ? मेरे फ्रेंड थे, 4 फ्रेंड, और चारों फ्रेंडों के अंदर बीएड में एडमिशन हो गया था उनका, 100% होता। लास्ट एंड फाइनल सरकार ने क्या कराया? तो भाई मोटिवेशन देने की ज़रूरत नहीं है कि आप मैच्योर हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि अपने भविष्य को खुद जान सकते हैं कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। पढ़ाने के लिए मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि आप क्वालिटी में कमी नहीं आएगी। मैं टॉपिक कराता हूँ, टॉपिक के करने के बाद में आप एनालिसिस कर लेना। कोई दूसरा टीचर पढ़ा रहा हूँ, मैं भी पढ़ा रहा हूँ,
क्योंकि मैंने नीट का बैच भी पढ़ाया है, मैंने IAS का बैच भी पढ़ाया है, मैंने SSC का बैच भी, NTPC का बैच भी पढ़ाया है, सब पढ़ाए हैं भाई। और आज हमको भी पढ़ा रहे हैं। तो टीचर उसी को मानते हैं जो 4 बच्चों में पढ़ाता है और 4 बच्चों को वो 400 तक लेके जाता है। भीड़ में तो दुनिया पढ़ाती है भाई, भीड़ चाल है। तो ये बात है, क्योंकि यहाँ पे अगर 4 लोग बैच में बोलेंगे ना 400 के बीच में, तो वो भी सोचेंगे यार कुछ ना कुछ तो है टीचर के अंदर। ये टीचर की मेहनत और लगन बोलती है भाई। तो मैंने बात की दांत कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? पहला कौन सा है भाई? दूसरा, तीसरा, चौथा। दांत के अंदर बात की जाए तो मैंने दंत सूत्र बताया था क्या? 21, 23। क्या होता है? 21, 23। 21 और सूत्र क्या था? ऊपरी जबड़े के दांतों की संख्या बटे निचले जबड़े दांतों की संख्या इंटू 2। तो 2 और 2 4, 4 इंटू कितने हुए भाई? 8। और 1 और 1 2, कितने हुए? आज आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रंध्रक दांतों की संख्या कितनी हो गई? 4। और कर्तनक दांतों की संख्या 8। अग्र चबड़क की पूछी जाए तो कितने हो गए? 8। और इसकी कितने हो गए? 12। कुल टोटल कितने हुए? 32। बिठा दें। आ रहा है समझ में? अब आप मेरे को हाँ वयस्क में पूछे जाए तो इतनी होगी 32। तो बच्चों में 20 होगी। मैं बता रहा हूँ अभी, बच्चों को और वयस्क को दोनों को सूत्र लिख के बताऊंगा। बच्चों का 3 दंत सूत्र है, तीनों याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। दंत सूत्र आते हैं एग्जाम में। पहला वयस्कों का, इसका है भाई वयस्क, एडल्ट की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा क्या है? बच्चों का, बालक। और बालक का दंत सूत्र होता है 2120। कितना होता है भाई? 2120। और अब आप मेरे को बता दो इस चार्ट को कंप्लीट करके जल्दी से कॉपी में कैसे होगा ये 21-20। कौन से दांत अनुपस्थित होंगे और कौन से क्या होंगे? 21-20 होता है। कितने दांतों की संख्या कितनी होगी? एक बार चार्ट बनाओ कॉपी में जल्दी से। कुछ नहीं करना है, ऊपर नीचे जमाना है, प्लस करना है, गुणा करना है, तो उसे निकाल के जल्दी लिख दो। कितने आगे? कितने आए भाई? 20। कितने हुए? 20। देखो हमको पता है, एक बार दोबारा समझ लीजिए। 2 और 2 कितने हुए? और 4 इंटू 8, ठीक है ना? इसमें कितने होंगे? 4। और इसमें कितने होंगे? 8। यदि आपसे पूछा है कितने हुए भाई? 20। कौन से चबड़क दांत अनुपस्थित होते हैं? ठीक है ना? यदि आपसे पूछा जाए किसमें? किशोर अवस्था में। किसमें? किसमें भाई? किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था में आप सीधे याद कर लेना 21-22। 21-22। किशोर अवस्था में 21-22 दांतों की संख्या कितनी हो गई? 28। कितने? 28। यदि आपने 3 याद कर लिए ना, गारंटी के साथ में कहते हैं क्वेश्चन यही पूछेगा, आंसर कभी गलत नहीं होगा। अब पहला डालो भाई कर्तनक। पहला दांत डालो कर्तनक। ये दांतों को, ये दांत नुकीले होते हैं। ये दांत नुकीले होते हैं तथा भोजन को काटने में सहायक होते हैं। और आपने एक चूहिया देखी है ना, चूहिया क्यों कुतरती है वो सामानों को? कोई बैठ आया क्या तुमसे? दुश्मनी है क्या उसकी? हैं? चूहा देखा है आपने? चूहिया
वो जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं ना उसको कुतरती रहती है। क्यों है? चूहिया के अंदर देखा जाए तो जो मैं बात कर रहा हूँ, कर्तनक जो दांत हैं वो लगातार बढ़ते रहते हैं, और जब लगातार बढ़ते रहेंगे ना तो एक समय ऐसा आएगा उसके नासा छिद्र है उसमें जाकर क्या होंगे, वे टच हो जाएंगे, जिसके द्वारा उसकी क्या होगी, मृत्यु। इसीलिए चूहिया जो होती है वो लगातार चीज़ों को कुतरती रहती है। तो लिखो नोट डालकर, चूहे के दांत कर्तनक दांतों के रूपांतरण हैं। ठीक है ना? अब हम थोड़ा चलते हैं किसके, रंध्रक के। सेकंड डालो रंध्रक। ये भोजन की चीड़ फाड़ करने में सहायक होते हैं। ये भोजन की चीड़ फाड़ करने में सहायक होते हैं। तथा मांसाहारी जीवों में ये दांत अधिक विकसित होते हैं। नोट डालो, NOT ही नोट। हाथी के दांत देखें क्या, बाहर जो निकले होते हैं किसके रूपांतरण हैं? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था 3 बार कि हाथी के दांत किसके रूपांतरण हैं? तो रंध्रक दांत। देखो हाथी दांत रंध्रक दांतों के रूपांतरण हैं। संख्या बताने की जरूरत नहीं है, आपको सभी को पता है। ठीक है ना? तो चलो भाई, अग्र चवर्डक, प्रीमोलर, देखो ये दांत भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। ये दांत भोजन को पीसने का कार्य करते हैं तथा इन्हें छोटी दाढ़ भी कहते हैं। छोटी दाढ़ कहते हैं। चौथा नंबर डालो चवर्डक, मोलर। ये दांत भोजन को महीन पीसने का कार्य करते हैं। तथा इन्हें अक्कल दाढ़ के नाम से जाना जाता है। तथा इन्हें अक्कल की दाढ़ कहते हैं। आपने देखा हो गांव में जब व्यक्ति मैच्योर हो जाता है, जब उसकी उम्र 16 से लेकर 18-20 वर्ष की हो जाती है, तो गांव के लोग जब बोलते हैं ना उससे कि कारे मुड़ की जिस दिन आ गई ना अकल आ जाएगी। मतलब है बचपन में व्यक्ति खूब शरारतें करता है और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वो मैच्योर होता हो जाता है, वो परिवार फैमिली से सब कुछ सीख लेता है। छोटा बच्चा जिस परिवेश के अंदर रहेगा उसके अंदर उसको जैसी शिक्षा मिलेगी वो आगे चल के जैसे व्यवहार करेगा। और उसके अंदर प्रथम पाठशाला
देखा जाए तो उसकी माँ होती है। जिसको माँ का व्यवहार सही है, बच्चे को अच्छा सिखाया है, तो आने वाला परिवेश, पहला प्रथम पाठशाला उसकी माँ होती है। माँ ही सिखाती है उसको कि ये आपका पिताजी है, ये आपके दादाजी, ये आपकी माँ, बेटा ऐसे अकॉर्डिंग बात करनी है, ये खाना पीना सब कुछ। और दूसरा हमारा उसका परिवेश है, जिस परिवेश में वो रहता है, जिस एनवायरनमेंट में रहता है वो। तीसरा उसका स्कूल। 10% लोग ही ऐसे होते हैं जो अपने माहौल से दूर होकर अपने आप में सुधार करने का प्रयास करते हैं, लेकिन 90% ऐसे होते हैं जो सबसे मेन कारण उसका फैमिली का पड़ता है। जितने भी क्राइम हो रहे हैं आजकल वो फैमिली के ऊपर डिपेंड है पूरा। बच्चों के साथ में इस प्रकार से व्यवहार किया जा रहा है, इतनी छूट दी जा रही है, तो ये चीज़ है भाई। जहाँ तक किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, आगे चलते हैं हम थोड़ा सा इस टॉपिक में, क्योंकि ये टॉपिक लगभग 2-3 दिन की क्लास लेता है और जब भी समझ में आता है। अब हम थोड़ा सा बात कर लें किसके, जीभ। और जीभ बड़ी बीमारी है भाई। कहते हैं ना, बोली ऐसी बोलिए मन को आपा खोए, औरों को शीतल करें आपो शीतल होए। तो ये सब जीभ का खेल है। जीभ के अंदर देखा जाए तो जीभ के अंदर 10 से 12,000 स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है भाई? स्वाद कलिकाएं। मतलब हमारे जीभ के अंदर क्या पाई जाती है? लार पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लार। स्वाद कलिकाओं के द्वारा किसका? लार का श्रावण होता है। होता है लार के अंदर होती है लाला ग्रंथि। क्या होती है? लाला ग्रंथि। आपने देखा होगा कि यदि हम किसी चीज के बारे में, जैसे हम नींबू की बात करें तो हमारे मुख में से पानी आ जाता है। तो ये सब क्या है? हमारे जीभ के अंदर क्या है? एक रस का श्रावण होता है, इसे बोलते हैं लार ग्रंथि। तो ध्यान देना प्लीज, इसमें स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। और जीभ का यदि मैं अग्रभाग की बात करूं, जीभ का क्या है भाई? अग्रभाग। और जीभ का अग्रभाग कैसा होता है? किस स्वाद का अनुभव कराता है? अभी देखा है, नमक, चीनी वगैरह का स्वाद जीभ के अग्रभाग से करते हैं तो मीठा होता है। किसका? मीठे का स्वाद का अनुभव कराता है। कैसा? मीठा। अरे कोई भी चीज़ हम जब मीठे खाते हैं तो जीभ का अग्रभाग ही तो स्वाद देता है। मध्य भाग, मध्य भाग आपने देखा होगा क्या होता है? खट्टा। क्या होता है भाई? नींबू वगैरह हम देखते हैं तो बीच में डालने खट्टा हो जाता है। पश्चिम भाग, पश्चिम भाग होता है कड़वा। क्या होता है? कड़वा। गोली वगैरह हम डालते हैं तो पश्चिम भाग में डालकर ले जाते हैं तो कड़वा होता है। लेकिन इसके पार्श्व किनारे, पार्श्व क्या है भाई? किनारे, ये भयंकर स्वाद कराते हैं। और जब सबसे ज़्यादा पसंद है नमकीनी, नमकीनी स्वाद का अनुभव कराता है। मोबाइल दे दो भाई, मोबाइल। एक बच्ची आएगी, वो वीडियो के लिए बच्ची आएगी। किसका अनुभव कराता है भाई? स्वाद का अनुभव कराता है। मैंने बात की, जीभ के अंदर 10 से 12,000 स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। इसको लार ग्रंथि श्रावण होता है, जिसको लाला ग्रंथि कहते हैं। अग्रभाग क्या होता है? मीठे का। मध्य भाग खट्टा। पश्चिम भाग है कड़वा। और पार्श्व भाग नमकीनी स्वाद का क्या करेगा? ये अनुभव कराता है। क्या कराता है? अनुभव। ध्यान तक कोई दिक्कत? अब हम बात करते हैं लार की। किसकी? लार।
लार की हम बात करें तो लार के अंदर क्या होता है, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के अंदर मंड होता है। क्या होता है? मंड। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। हम जो अनाज वगैरह का उपयोग करते हैं वो अनाज हमको मीठा लगता है। क्या लगता है? मीठा। आलू खाया है, मीठा लगता है। अनाज देखा है, अनाज का मीठा है। तो शर्करा पाई जाती है, उस शर्करा का नाम है कार्बोहाइड्रेट। तो क्या होता है, लार के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, जिस एंजाइम का नाम है टाइलिन एंजाइम। क्या नाम भाई? टाइलिन एंजाइम। तो टाइलिन एंजाइम का कार्य क्या होता है कि जो मंड जो होता है, क्या होता है भाई? मंड। और मंड को बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलते हैं? आपने कभी जिंदगी में सोचा है क्या, जब हम भोज्य पदार्थ करते हैं, भोज्य पदार्थ के रूप में अनाज का अधिक उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि अंदर उसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलती है, और कार्बोहाइड्रेट से हमको क्या मिलती है? सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। कितनी परसेंट है? 65% है। ठीक है ना। मैंने बात की मंड और कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये माल्टोस में टूटता है। किस में? माल्टोस में। तो ये माल्टोस आगे टूटकर ग्लूकोज में टूटता है। किस में? ग्लूकोज में। यदि आपसे पूछा जाए कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है तो ध्यान देना प्लीज, C6H12O6 होता है। दूसरा हम बात करें, पहला हम लार के अंदर, दूसरा इसके लार के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है। इस एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम। अब सर ये पूछेंगे, सर ये लाइसोजाइम एंजाइम का कार्य क्या होगा? तो ध्यान देना प्लीज, लाइसोजाइम एंजाइम की बात करें तो इस लाइसोजाइम एंजाइम का कार्य होता है सूक्ष्म जीव। जैसे बात करूं मैं जीवाणु की बात करूं, कवक की बात करूं, या प्रोटोजुआ की बात करूं, मक्खी वगैरह बैठ जाती है कभी कभी। हम खाने पर खाना दूषित हो जाता है और हम खा लेते हैं, और हम खाते हैं तो जीव के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है लाइसोजाइम एंजाइम, जो सूक्ष्म जीवों को क्या करेगा भाई? नष्ट करने का कार्य करेगा। क्या करेगा? नष्ट करने का कार्य। उतारो भाई जल्दी सा। हाँ, नष्ट करने का। जो मुख के अंदर भोजन गया और भोजन के अंदर जैसी लार मिली, उसके अंदर छोटे मोटे जो जीव होते हैं ना, कम है शक्तिशाली, वो नहीं नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद में ज़्यादा शक्तिशाली आमाशय में जाकर तो वो समाप्त हो नहीं, क्योंकि आमाशय की दीवार के अंदर एक अम्ल पाया जाता है जिसको बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कभी कभी शादी पार्टियों में गए तुम? गए कि नहीं गए? कभी कभी हम स्वाद में कुछ ज़्यादा खाना खा लेते हैं, बड़ा स्वाद लगता है, खा लेते हैं, और उसके बाद में एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, अम्लता की मात्रा अधिक बढ़ने लगती है, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं। और रीट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि शरीर में अम्लता की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, उसको कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हमने उपयोग जो करते हैं ना, उपयोग किसका करते हैं? एक तो इनो का, और इनो के अंदर क्या होता है? नींबू और खाना सोडा। और एक किसका उपयोग करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। किसका? तो आंसर था इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मैं कहता हूँ साइंस आपके जीवन से जुड़ी हुई है। पूरी आपके जीवन से जुड़ी हुई है आपके अंदर, और इसीलिए आपको देखा साइंस का सिलेबस हर एग्जाम में जोड़ा गया है, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए जनरल साइंस में थोड़ा बहुत, तो इसीलिए हम आपको पढ़ाते हैं। मंड क्या लिखा सर? मंड जिसको कहते हैं मंड, स्टार्च कहते हैं। क्या कहते हैं? मंड या स्टार्च, दोनों ही। मंड को इंग्लिश में बोलते हैं स्टार्च, और ये क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के अंदर पाया जाता है। आपने आलू काटा है ना, आलू के अंदर सफ़ेद से जो पदार्थ निकलता है वो मंड होता है। चावल देखा है, चावल के अंदर मंड होता है। ठीक है ना। अब इसके बाद में हम बात करते हैं वो दांतों के अंदर, दांतों में सबसे बड़ी ग्रंथि, दांतों के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि पैरोटिड ग्रंथि होती है। हाँ, दांतों के ऊपर सबसे बड़ी
दांतों या मसूड़ों के ऊपर, लेकिन मसूड़ों के ऊपर पैरेट सबसे बड़ी ग्रंथि पैरेटल ग्रंथि होती है। नोट डालो, नोट नोट। यदि इस ग्रंथि में सूजन आ जाती है, यदि इस ग्रंथि में सूजन आ जाती है तो यदि इस ग्रंथि में सूजन आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं भाई? जब सूजन आ जाती है, कान पर दर्द होने जाता है, उसको बोलते हैं कनफेड। हाँ, इसको बोलते हैं कनफेड। कनफेड कहते हैं। क्या कहते हैं? कनफेड। आपकी नहीं हुई कभी? कान में सूजन आई है क्या? नहीं आई ना, कनफेड हो जाती है गाँव में। नोट नंबर 2, पैरेटेड ग्रंथि ही, इनको पैरेटेड ग्रंथि ही सर्पों में, पैरेटेड ग्रंथि ही सर्पों में विष ग्रंथि में रूपांतरण हो जाती है। विष ग्रंथि में रूपांतरण हो जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो सर्पों में विष ग्रंथि में रूपांतरण हो जाती है? उस ग्रंथि का नाम क्या था? पैरेटेड ग्रंथि। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? ग्रिसनी की। इसके भाई ग्रिसनी के डालो, ग्रिसनी। ग्रिसनी, इसको मैंने बोला था फेरिंग्स। क्या बोलता? तो ग्रिसनी एक नलका नुमा संरचना है। ग्रिसनी एक नलका नुमा संरचना है जो ग्रिसनाल में, ग्रिसनी एक नलका नुमा संरचना है जो ग्रिसनाल में या भोजन नली में जाकर खुलती है। भोजन नली में जाकर क्या करेगी? ये खुलती है। ग्रिसनी की दीवारें पेशीय होती हैं या चिकने होते हैं। ग्रिसनी की दीवारें पेशीय व चिकनी होती हैं। जो आसानी से भोजन को मुख गुहा से ग्रिसनी, मुख गुहा से ग्रिसनी, भोजन नली, मुख गुहा से ग्रिसनी को होने वाला था फेरिंग से, भोजन नली से आमाशय तक, खानतल ने लिखा है भाई, बोल देना उसका, आसानी से भोजन को मुख गुहा से ग्रसनी, भोजन नली से आमाशय तक पहुंचाती हैं या पहुंचाने का कार्य करती हैं, पहुंचाती हैं। अब थोड़ा समझ लेना प्लीज। देखो ग्रिसनी के ऊपर एक ढक्कन नुमा संरचना पाई जाती है, इसको क्या बोला जाता है? एपिग्लोटिस। क्या बोला जाता है भाई? एपिग्लोटिस। क्या बोला जाता है? एपिग्लोटिस। इसको हिंदी में दाढ़ी ढक्कन कहते हैं। क्या कहते हैं? दाढ़ी ढक्कन। इसका कार्य क्या होता है कि जब व्यक्ति भोजन करता है
तो ये श्वसन नली को ढकने का कार्य करता है। और जब व्यक्ति श्वसन करता है तो ये भोजन नली को ढकने का कार्य करता है। इसीलिए इसे भोजन मार्ग व श्वसन मार्ग का चौराहा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? चौराहा। मैंने बात की कॉमन पाथ ईयर एवं फूड, इसके अंदर दोनों कार्य होते हैं। आपने कुछ घटनाएं सुनी होंगी, ग्रामीण क्षेत्र में कुछ महिलाएं, भील जनजाति की कुछ महिलाएं आपने देखी होंगी, पूरे दिन काम करती हैं। और जब कोई बच्चा जब रो रहा है, भूखा जब बच्चा रोता है, तो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती, अशिक्षित हैं बेचारी, बेरोजगारी हैं, तो वे क्या करती हैं? बच्चे को चुप नहीं पाड़ती, जैसे ही दूध पिला देती हैं। और जब छोटा जो बच्चा जो होता है, और जैसे ही वो दूध पीता है, उसके अंदर जो एपिग्लोटिस है वो सही ढंग से कार्य नहीं करता। और सही ढंग से जब कार्य नहीं करता तो जो दूध जो होता है वो श्वसन नली में, भोजन नली में न जाकर श्वसन नली में पहुंच जाता है, जिसके द्वारा जो बालक जो होता है शिशु, वो नीला पड़ के मर जाता है। नीला पड़ के, तो कहने का रीजन आपने देखा होगा, कोई बच्चा यदि रो रहा है ना, तो पहले उसको चुप कराओ। गलती से आपने पानी भी पिला दिया ना, तो उसको फंदा लग जाता है। लगता है कि नहीं लगता है? तो पहले बच्चे को शांत करो। कोई बच्चा यदि दौड़ लगा के आया है, तो पहले उसको, तो देखो मैंने बात की एपिग्लोटिस, देखो ग्रसनी के ऊपर एक संरचना पाई जाती है। कैसी संरचना? ढक्कन नुमा। इसको क्या बोला था मैंने? एपिग्लोटिस। क्या होता है? भोजन मार्ग व श्वसन मार्ग का क्या है? चौराया। इसके द्वारा भोजन भी जाता है, श्वसन भी जाता है, श्वसन क्रिया भी होती है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ग्रसनाल के अंदर भी ज़्यादा बात नहीं करती। ग्रसनाल क्या है? एक भोजन नली है, ठीक है ना। अब सीधा बात करेंगे आमाशय की। किसकी? आमाशय। और आमाशय को बोला स्टोमच, आकृति जे शेप्ड। कैसी होती है? जे शेप्ड होती है। आमाशय की आकृति जे शेप होती है। कैसी होती है? हम अगर बात करें हमारे पाचन तंत्र के अंदर, तो हम किन किन चीज़ों का पाचन करते हैं मुख्य रूप से? तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट को क्या बोला मैंने? स्टार्च। क्या बोला था? स्टार्च किसमें टूटेगा? माल्टोज की क्रिया द्वारा। किसमें टूटता है? ग्लूकोज में। वसा की हम बात करें, वसा, और वसा को बोलते हैं फैट। फैट किस में टूटेगा? बसीय अम्लों में। ये लिख लेना प्लीज, बसीय अम्ल। प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन, और प्रोटीन किस में टूटेगा? अमीनो अम्लों में। किस में भाई? अमीनो अम्ल। तो तीनों चीज लिख लेना। माल्टोज पहले क्या होता है? ये पहले माल्टोज में टूटता है, और माल्टोज के बाद में ग्लूकोज में टूटता है भाई। माल्टोज का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है ग्लूकोज में। सुक्रोज का होता है, वो सुक्रोज का होता है। मीठी शर्करा बात करें, वो आगे बात करेंगे। बदले तो मैं क्या बोल रहा हूँ, टॉपिक को पढ़ने दे पूरा ही, एक एक चीज़ नहीं छोड़ूंगा मैं। केमिस्ट्री में है वो, तो ध्यान देना प्लीज। मूरे श्वसन पाचन क्रिया के अंदर देखा जाए तो तीन कार्य होते हैं मात्र। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या है? माल्टोज, ग्लूकोज में टूटेगा। ये फैट जो होते हैं कि बसीय अम्लों में, और ये प्रोटीन जो होती है ये अमीनो अम्लों में टूटती है। किसमें? अमीनो अम्लों में। अब क्या होता है, एक पिता होता है और एक क्या होती है? छोटी सी गुड़िया उसकी, लड़की होती है, और वो पिता उस लड़की से बहुत प्यार करता है, और लड़की भी पिता से बहुत प्यार करती है।
तो एक बार पिताजी कहाँ जाते हैं? बाजार के लिए। कहाँ जाते हैं भाई? बाजार। और बाजार के लिए जैसे जाते हैं तो मॉडल ज़माने की लड़की है छोटी सी, तो पापा जी से बोल रही है कि पापा आप मुझे लिए खाने में क्या लाना है? चॉकलेट। क्या लाना है? चॉकलेट। उसका पिता था वो ग्रामीण क्षेत्र से था और थोड़ा पढ़ा लिखा भी था। उसने सोचा कि बच्चे को खाने के अंदर हम क्या दे रहे हैं? चॉकलेट है, और चॉकलेट से बढ़िया हम क्या दें? फल फ्रूट वगैरह को उपयोग कराएं। किसका? फल का, जिससे क्या मिले उनको? एनर्जी मिले। क्या मिले? एनर्जी। तो हम बात करेंगे किसकी? पाचक रस की। किसके? पाचक रस। और पाचक रस के अंदर बात करेंगे हम पीएच की। किसके? पीएच। और पीएच के अंदर बात करें, पीएच का मतलब होता है हाइड्रोजन है आयनों की सांद्रता को क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएच। एक चीज़ होता है, पीएच का मतलब होता है कोई भी पदार्थ, यदि किसी पदार्थ का पीएच 7 है तो ये क्या होगा? उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। जैसे हम बात करें किसकी? जल की। क्या बात करें? जल की। यदि इसको जल है, यदि इस जल को अम्ल के साथ में मिलाएं तो अम्ल की तरह व्यवहार करेगा, और क्षार में मिलाएं तो क्षार की तरह व्यवहार करेगा। यदि किसी पदार्थ का पीएच 7 से क्या है भाई? कम है, तो क्या होगा? ये अम्लीय। और 7 से अधिक है तो क्षारीय। यदि आपसे इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यदि किसी पदार्थ का पीएच 0.1 है तो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा या सबसे कम अम्लीय होगा? सबसे ज़्यादा। तो ध्यान देना प्लीज, जिस पदार्थ का पीएच है सबसे कम है वो सबसे ज़्यादा अम्लीय है, और जिस पदार्थ का सबसे ज़्यादा पीएच है 14 है वो क्या होगा? सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा। क्या होगा भाई? क्षारीय। तो मैंने बात की थी पाचक रस की बात कर रहा हूँ, और पाचक रस के अंदर क्या कर रहा हूँ? पीएच के एक नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, और आज नोट लगा लेना इम्पोर्टेंट लगाकर, गलत नहीं होगा। मैंने बात की थी पिताजी की बात कर रहा हूँ, तो पिताजी कहाँ गए भाई? मार्केट। और पिताजी क्या लाए उस लड़की के लिए? फल। और फल के अंदर भी गर्मी का समय था। किसका? गर्मी का। क्या लाए पिताजी? आम, आंवला, और क्या लाए? अंगूर लाए। क्या लाए भाई? अंगूर लाए। क्या लाए? आम, आंवला, अंगूर लाए। पिताजी से हम बात करेंगे पित्त रस की। किसके? पित्त रस। इसको बॉयल जूस कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉयल जूस। निर्माण होता है लीवर में। जमा होता है पित्ताशय में। किस में जमा होगा भाई? पित्ताशय में। आपसे बात करें आमाशय। आमाशय रस, और आमाशय रस को जठर रस कहते हैं। किसके द्वारा? आमाशय के द्वारा। और आमाशय को मैंने बोला था इंग्लिश में क्या बोलता है? स्टोमच। आंवला से होगा आंत्रीय रस। किसके द्वारा? छोटी आंत के द्वारा। किसके द्वारा भाई? छोटी आंत के द्वारा। अंगूर से होता है अग्न्याशय रस। पैनक्रियाज के द्वारा। अग्न्याशय ग्रंथि के द्वारा। ठीक है ना? ला से होगा, मैंने बात की अभी, मुख गुहा, बक्कल कैविटी, और लार ग्रंथि। क्या भाई? लार ग्रंथि। नंबर 1, 2,
3 4 और क्या है भाई 5। तो उस लड़की ने अपने पिताजी से बोला था कि क्या लेकर आना है मुझे, चॉकलेट, और पिताजी क्या लेकर आए थे, आम, आमला, अंगूर लाए थे। तो लड़की ने बोला था अपने पापा से कि पापा अब की बार जब तुम मार्केट जाएं तो मुझे मोबाइल नंबर दे के जाना। क्या देके? मोबाइल नंबर। और सभी, मुझे आशा है कि सभी बच्चे इस मोबाइल नंबर को याद कर लेंगे, क्योंकि मोबाइल नंबर आप खूब याद करते हैं। तो मोबाइल नंबर याद करेंगे 78 18 80 77 68। कितना होगा? 78 18 80 77768। तो एक बार 2 बार आप बोलने का प्रयास करो उस मोबाइल नंबर को। क्या लिखा है भाई? कितना लिखा हुआ है? मुझे लगे एनर्जी खत्म होगी तुम्हारी। कितना है? 78 78 18 80 77 68। तो ध्यान देना प्लीज, यदि किसी का pH 7.8 है तो वो क्या होगा भाई? क्षारीय। तो ध्यान देना, पित्तरस के द्वारा क्या होगा? इसका pH कितना है? 7.8। क्या होगा भाई? 7.8। अब बात करते हैं अग्नाशय, और अग्नाशय का pH होता है 1.8। क्या होता है? क्या होगा? सबसे ज़्यादा अम्लीय। क्या होगा भाई? अम्लीय। आ रहा समझ में? इसकी बात करें 8.0, तो छोटी आंच के अंदर क्या होता है? 8.0। ये क्या होगा? क्षारीय माध्यम प्रदान करेगा। क्या होगा? क्षारीय। 77 की बात करें तो चौथे नंबर पर क्या है? अग्नाशय के द्वारा तो 7.7। और ये कितना होता है? 8.0। हाँ सर, क्लास में हूँ अभी, 5 मिनट में फ्री रहा हूँ। कहाँ पे हैं आप? तो आप सभी मोबाइल नंबर याद कर लेंगे ना एक बार? कोई दिक्कत है क्या? किसी को परेशानी? क्योंकि बात यह है कि इस ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़ायदा है। और मार्क नंबर 1 मिलेगा। कितना? 1 नंबर का। हाँ, थोड़ा ऐसा लगा मौसम थोड़ा शांत है, कल गर्मी ज़्यादा थी। कल ये टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा मैं। जो भी बच्चा मिस करेगा ना क्लास को, नुकसान इसी को होगा, मेरे को दिक्कत नहीं होगा। आपको पता पूरी एनर्जी के साथ हम पढ़ा रहे हैं, पूरी एक एक चीज़ को समझाने की बात कर रहे हैं पूरा ही। पीएच का मतलब होता है, पीएच स्केल जो है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को पीएच स्केल कहते हैं। और ये दिया था सोरेनसन ने। पीएच की बात करें तो 7 जिसका होगा वो न्यूट्रल होगा, और 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय। देखिए बच्चे, छोटे मोटे बच्चे होते हैं गोलू मोलू से, सबसे ज़्यादा पसंद होता है उनको 7.7 पैनक्रियाज अग्नाशय। हाँ, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पैनक्रियाज अग्नाशय। मिश्रित ग्रंथि है ये, इसमें कुछ भाग अंतःस्रावी के रूप में और कुछ भाग बाह्य स्रावी के रूप में कार्य करता है। हाँ, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि, सबसे छोटी पीयूष ग्रंथि। याद क्यों ना भाई, पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना? सभी मोबाइल नंबर याद कर लेना, और कोई दिक्कत हो तो एक बार मेरे साथ में एक बार ज़रूर बोलेंगे दोबारा से। पिताजी क्या लेकर आए भाई? क्या लेकर आए? पिताजी क्या लाए? आम, आमला, अंगूर लाए। क्या लाए? तो पिताजी से हमने बात की। पित्तरस से जिसको बोलते हैं बॉयल जूस, निर्माण कहाँ होता है? लीवर में।
और जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में। पीएच कितना होता है, 7.8। जब 7.8 होगा तो क्या होगा, ये क्षारीय होगा। बात करें आमाशय, और आमाशय के द्वारा क्या होता है, जठर रस, और ये क्या है आमाशय। इसका पीएच कितना होता है, 1.8। कैसा होगा, अम्लीय होगा कि नहीं होगा। और मैंने बात की आमाशय के अंदर एक क्या पाया जाता है, HCl। किसका निर्माण होता है, HCl, इसलिए अम्लीय होगा नहीं हुआ। उसके बाद में बात करिए मैंने आंतररस। आंतररस के छोटी आंत, और छोटी आंत के अंदर भोजन कहाँ होता है, क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, यकृत और अग्नाशय के द्वारा, दोनों के द्वारा रस द्रावण होता है। जिस स्थान पर मिलता है वो छोटी आंत का एक भाग होता है जिसको बोलते हैं ग्रहणी। तो यहाँ क्या हुआ, भोजन है क्षारीय। इसके बाद में बात की अंगूर से क्या होगा, अग्नाशय रस, पैनक्रियाज, पीएच कितना होता है, 7.7। लार से बात करिए मुख गुहा में, और लाला ग्रंथि, इसका पीएच कितना होता है, 6.8। यदि आप इसमें और बात करें जैसे रक्त है, और रक्त का पीएच कितना होता है, 7.4, और मूत्र का पीएच है 6.0। ठीक है भाई, थैंक यू ऑल ऑफ यू सभी के लिए।